नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो जेईई मेंस के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में आए थे। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी बेस्ड नहीं है, ऑफिशियल जो पेपर रिलीज किए गए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन मौजूद थे। तो ये एक हमेशा ही बच्चों में रहता है कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्या पूछा जाएगा ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर थोड़ा सा डाउट बना रहता है, क्योंकि डायरेक्टली यह एनसीईआरटी में तो है नहीं, 11-12 की जो टेक्स्ट बुक है उनमें तो है नहीं, लैब मैनुअल के फॉर्म में जरूर चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डाउट बना रहता है। तो इसलिए मैं आपके सामने आज ये छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ। जरूर इससे जुड़े और इन क्वेश्चंस को नोट भी कर लेना। हो सकता है आगे आने वाली परीक्षा, चाहे वो जेईई मेंस ही हो, चाहे नीट हो या एडवांस भी हो, आपको काम आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से सवाल देखे गए थे। पहला प्रश्न था लेड से संबंधित है, मुझे लगता है बहुत ईजी वे में आप कर लेंगे। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि इन्हें सल्फाइड के फॉर्म में हम प्रेसिपिटेट करवाते हैं, ये तो बात सभी को मालूम होगी कि जो सेकंड ग्रुप है उसका जो रिएजेंट है वो H2S होता है। सो यहाँ निश्चित तौर पर PbS होता है पहला, वह NO3 में डिजोल्व करते हैं। ये सब वहाँ पर आपके जब हम टेस्ट पढ़ते हैं ना तो ये रिएक्शन आ जाती है, कोई नया नहीं है ना। H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो ये व्हाइट कलर का PbSO4 बनाता है, आपको याद होगा। एंड फाइनली whenever you are treated with the ammonium acetate and acetic acid and फाइनली K2CrO4, तो ये चीज़ आपको ध्यान होगी कि PbCrO4 का येलो PPT बनता है। ये आपको ये जो येलो PPT है ना, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट यदि आपको ध्यान हो तो वहाँ पर भी दिखाई देता है। तो ये इजी है, ये जब हम लैड का टेस्ट बताते हैं वहाँ ये रिएक्शन आती है, ऐसी बात नहीं कि कोई अनोखी रिएक्शन हो। तो सिंपल है क्वेश्चन, क्या आंसर होगा इसका? निश्चित तौर पर आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। वैसे भी PbCrO4 लेना था तो ये कैंसिल हो जाएगा, और PbS भी लेना था तो फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दो बचते थे। ठीक है, तो इजी वे के अंदर आप इसको कर सकते हो। इट शुड बी PbS एंड PbCrO4। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर होगा और आप एग्जाम में कर भी पाते थे। अगला, कौन से धातु हेतु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिगेंड द्वारा प्रभावित नहीं होता है? हमको मालूम है कि जब आपका D1 से D3 हो या आपका D8 से D10 हो तो वो लिगेंड से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उनमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होता है ना, एक ही तरह का कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। तो ऐसे जो ऑप्शन है वो दो आपको यहाँ पर नजर आते होंगे, और कौन से ऑप्शन आपको ऐसा नजर आ रहे हैं? Cr3+ भी रह सकता है, टाइटेनियम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है। अब आपको इसके लिए मदद के लिए ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है कि यह नॉन ल्यूमिनस फ्लेम दो तरह की होती है। बोरेक्स बीट में दोनों के कलर आपको लिखवाए हुए हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा, और बोला भी था कि बोरेक्स बीट टेस्ट का कलर ध्यान रखने। तो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस दो तरह की फ्लेम रहती है, तो उसके अंदर से ये वायलेट कलर, ये भी मैंने स्पष्ट किया हुआ है कि ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। तो वायलेट कलर देता है, तो यहां से आपको अच्छे से पहचान में आ जाएगा निकल। अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, है ना, क्योंकि जब तक आप दो चीजों को मिला दिया गया, एक तो लिगेंड से प्रभावित वाली बात, और फिर जो है आपके टेस्ट भी ध्यान होना चाहिए। तो बोरेक्स बीट टेस्ट के, फ्लेम टेस्ट के कलर आप जरूर ध्यान रखिएगा, और कलर आपको मेंशन किए हुए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जब करवाई गई थी उस टाइम पर बताए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लार्जेस्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये आपको कहां से प्रश्न दिया गया? डेल्टा HN से दिया गया है ना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से दिया गया। जहां न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वहीं पर ज्यादा हीट रिलीज होगी। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बात भी यहां पर ध्यान रखिएगा, जबकि क्योंकि साथ में CH3COOH दे रखा है तो वो तो होगा ही नहीं, CH3COOH वीक एसिड है, और हमको बहुत अच्छे से पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होने पर हीट जो है वो ज़्यादा रिलीज होती है, क्योंकि वीक एसिड आ जाता है तो कहीं ना कहीं हीट का कुछ हिस्सा उसके आयोनाइजेशन में कंज्यूम हो जाता है। तो भाई CH3COOH तो पॉसिबल है नहीं, ये तो होंगे नहीं। अब HCl के अंदर दो ऑप्शन है, 30 ml इधर 30 ml, तो यहाँ ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन कौन से केस में होगा? इसके अंदर होगा, ठीक है ना, क्योंकि A के अंदर क्या बनेंगे 30 ml और 1 m है ना, तो इसका मतलब 30 मिलीमोल्स H2O बनेंगे। और यदि मेरे से कोई कहता है कि सर C ऑप्शन में, तो बेटा ये तो BC है ना, वो 50 होने से क्या होता है, जबकि C में आप देखते हैं C में 20 मिलीमोल H2O बनेंगे। तो इससे पता चलता है कि ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन पहले वाले केस में होगा, और जहां ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा वहां ज्यादा हीट रिलीज होगी। ऐसे प्रश्न हम कराते हैं कि कितनी हीट रिलीज होगी ऐसे करके, और उसमें आपको पता है कि 13.7 किलो कैलोरी जो माइनस का रहता है उससे निकाला जाता है। तो यहाँ पर 50 और देख करके प्रभावित नहीं होना है, ये 50 है परंतु ये 20 ही है, तो इसके मिलीमोल केवल 20 हैं जबकि उसके 50 हैं, तो यहाँ 30 ये शेष रह जाएंगे, और जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो तो 20 का ही होगा।
तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से क्वेश्चन था जो आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर गिवन है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। एसिडिक एसिड होगा नहीं क्योंकि वीक है, स्ट्रॉन्ग के केस में 2 ऑप्शन है, उसमें ए जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्वा रेजिया में डिसॉल्व करते हैं KNO2 एंड एसिटिक एसिड NH4 के साथ येलो पीपीटी बनाता है। अगेन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ कोबाल्ट सल्फाइड, है ना। ये जो है वो कोबाल्ट सल्फाइड का टेस्ट है। इसको एक्वा रेजिया जो कि आपको पता है कि 3:1 होता है HCl HNO3, तो इससे ये किस में बदलता है, COCl2 में बदलता है। एंड फर्दर जब आप इसको इन रिएक्शन से गुजारते हैं तो यहां पर आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है। वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां पर किस पीपीटी के रूप में आपको दर्शा रहे हैं, ये येलो पीपीटी के रूप में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो दिखाया गया है, ठीक है ना। यहां पर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है येलो पीपीटी के फॉर्म में, और ये कोबाल्ट का वन ऑफ द फेमस टेस्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो है वह टेस्ट काफी वेल नोन होता है, CONO2 प्राप्त हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लिटिल बिट टफर साइड या डिफिकल्ट साइड इसको कंसीडर कर सकते हैं कोबाल्ट सल्फाइड से। हालांकि जब आप सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही हैं, और फिर ऊपर से जेई मेंस है, और ये उसके सारे पेपर मिला के क्वेश्चन है, किसी एक पेपर का नहीं है, ध्यान रखना। जितनी भी सारी शिफ्ट हुई थी ना, हर शिफ्ट में तो क्वेश्चन आया भी नहीं है, लेकिन जिन शिफ्ट में आया वहां से सारे ऑफिशियल पेपर से, ध्यान रखना, निकाल कर लेकर आया हूं। ऑफिशियल पेपर से ये प्रश्न है, यानी कि ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। NiDMG2 में कुल कितने हाइड्रोजन उपस्थित हैं? हमको मालूम है कि निकल का जब टेस्ट लगाते हैं तो डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिम डालते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को आप कोऑर्डिनेशन का भी कंसीडर कर सकते हो और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी कंसीडर कर सकते हो। तो यहां पर ये पूछा गया है कि इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं, कुल कितने हाइड्रोजन होते हैं। तो NiDMG जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्ट्रक्चर यदि हम ड्रॉ करते हैं तो आपको ध्यान होगी इस तरह से, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कराते हैं वैसे देखा जाए तो CH3 दिस इज C, हमको मालूम है कि डबल बॉन्ड N और OH यदि यहां पर मैं लगाता हूं, और ये भी बात इसमें आती है अक्सर कि सर इसमें जो है ना वो कितना है, कौन कौन से डोनर एटम होते हैं, ऐसे करके इस सवाल को मैंने हमेशा करवाया है। हर परिस्थिति के अंदर हमने इस सवाल को जो है वह करवाया हुआ है। यहां पर O- कंसिडर करते हैं, ये तुम्हारा लिगेंड है एक साइड, और दूसरी साइड जब यह बनाओगे तो इधर O- बनाया जाता है, जिससे कि यहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन। ये बड़ा फेमस सवाल है, वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्ड वाला क्वेश्चन भी इससे आपको आगे कभी दिख सकता है। निकल DMG कॉम्प्लेक्स इज ए वेरी पॉपुलर एग्जांपल, है ना। तो परीक्षा के अंदर आपको निश्चित तौर पर दिखाई दे सकता है। ये इस तरीके से H बॉन्ड यहां बनाया जाता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। यहां NiDMG कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अब इसमें हाइड्रोजन गिन लीजिए तो 3 3 6 12 और 2 14, तो 14H यहां पर इसका आंसर होगा। और ये एक फेमस प्रश्न है, इसको करना बहुत जरूरी है। ये अलग अलग तरीके से आपकी परीक्षा में फिर से दिखाई दे सकता है, ठीक है। अगला है स्टेटमेंट वाला, क्योंकि आपके फंक्शनल ग्रुप टेस्ट जो है वो दे रखे हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, तो लेसे ने टेस्ट जो है या लेसे जो सोल्यूशन है उसको मैंने यहाँ इन्वॉल्व किया है। हालांकि इसको GOC के अंदर भी कंसिडर किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में NSPX है तो लेसे परीक्षण करते हैं, ये तो क्वेश्चन के रूप में भी आपको दिया जा चुका है, पहले भी जेईई मेंस के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। NOS दोनों होने पर यहां पर नीला रंग प्राप्त होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। कौन सा होता है, ब्लड रेड कलर प्राप्त होता है। ध्यान होना चाहिए जब आपका दोनों उपस्थित है ना, दोनों उपस्थित होने पर HCN आपको ध्यान होगा, HCN बन जाता है और उससे ब्लड रेड कलर प्राप्त होता है। तो ये गलत है, यह सही आंसर आपका नहीं माना जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वह रॉन्ग है, और ये बहुतों बार हमने करा है। अगला प्रश्न, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, लेवल का क्वेश्चन है, देखिए निकाला है इन्होंने, और उस प्रोसेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो एक्चुअल में टाइट है, मतलब टाइट्रेशन के जो न्यूमेरिकल्स है उसके बजाय उस प्रोसेस पे इन्होंने ध्यान दिया है, और ये एक अच्छी बात है। वैसे ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 में हीटिंग आवश्यक होती है, परंतु FAS और KMnO4 में नहीं होती है। ये बिल्कुल सही बात है। यदि कोई बच्चे ने प्रैक्टिकल किए हुए हो तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि जब ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस ये लेते हैं तो आपको उसको हल्का सा गर्म करना ही पड़ता है, और इसमें आवश्यक नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट 1 यहां पर सही है। एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू कैन से कॉन्सेप्ट। ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 Mn2+ स्वतः उत्प्रेरक की तरह बनता है। ऑटो कैटलिस्ट
सरफेस केमिस्ट्री में जब आपके कैटलिस्ट हुआ करते थे तो वहां ये उदाहरण भी बताया जाता था। तो जब हम ऑक्सैलिक एसिड, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ये होता है, और इसका ट्रीटमेंट जब हम KMnO4 से करवाते हैं ना, तो यहां पर CO2H2 और साथ में Mn2+ प्राप्त होता है। ये बिल्कुल सही है, यह स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ऑटो कैटलिस्ट के उदाहरण के अंदर जो है ना, वह इसको बताया जाता है हमेशा। ऑटो कैटलिस्ट का जब एग्जाम्पल करवाया जाता था, अब नहीं करवाया जा रहा, उसका कारण यह है कि आपके सरफेस केमिस्ट्री हट गई। नहीं तो हर साल मैं खुद भी इस क्वेश्चन को करता था कि भाई Mn2+ यहां पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये भी करेक्ट है। एंड इसमें हीटिंग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सही लिखा है कि जब आप हीट करोगे तो Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्जन बढ़ जाएगा। वह कन्वर्जन हमको KMnO4 की सहायता से करना है, एयर की सहायता से तो नहीं करना। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये बात भी सही लिखी हुई है और यह कोर प्रोसेस से जुड़ा हुआ मामला है। दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट कंसीडर किए जाएंगे। तो बच्चों, ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे जो कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से दिखाई दिए थे। सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने लगभग कोशिश की कोई भी ना छूटे, सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड यहां कर लिया है। एंड ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से निकाले गए प्रश्न हैं। आपको यदि ये सेशन पसंद आए तो इस तरह के मैं और सेशन लेकर आऊंगा। जरूर ये वीडियो आने के बाद आप इस कमेंट में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मेरा जो प्लान है वो आगे है कि P ब्लॉक के भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन में लेकर आऊं, जहां से आपको लगता है कि इससे क्या पूछा जाएगा। वह सारे सेशन के ऑफिशियल, देखो मेमोरी बेस तो आपने सबने देखे हैं, पर ऑफिशियल की बात अलग होती है। वहां पर ऑफिशियल होने का ठप्पा लग गया ना, तो इसका मतलब वो कंफर्म है। मेमोरी बेस में कुछ गारंटी नहीं होती है कि वैसा ही क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ऐसे और मैं सेशन लेकर आऊंगा। इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो इस तरह के और सेशन लेकर आऊंगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।